So let's start with Wipro Financial Analysis 2025, a comprehensive year-on-year review of performance, their profitability, their long-term investment potential, their solvency test, their liquidity test, their shareholding pattern, their market capitalization, their valuation. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कैसे एक 2017 से 2025 तक की इसकी जर्नी रही है, कैसे इसने अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाया है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रखता है या नहीं, आने वाले टाइम में क्या ये आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकता है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एनालिसिस। आपने अगर टीसीएस का फाइनेंशियल एनालिसिस देख लिया होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसमें भी वही मैट्रिक्स यूज़ करी है जो उसमें हमने यूज़ करी थी। अगर आपको टीसीएस का फुल रिपोर्ट्स चाहिए तो आपको बस एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है ऑन कमेंट सेक्शन। आपके पास ईमेल आईडी पे आपके पास आ जाएगी, तो जस्ट यू नीड टू एंटर योर ईमेल, ओके, और आपकी ईमेल आईडी पे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे विप्रो के फाइनेंशियल एनालिसिस की। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें कंसिडर करेंगे। यही जो ग्राफ्स हैं ये आपको हेल्पफुल करेंगे मार्केट में, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स हैं ये मार्केट में यूज़ होती हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे चेक करेंगे, चाहे वो स्क्रीनर हो, चाहे वो मनी कंट्रोल हो या फिर याहू फाइनेंस हो, वहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिख जाएंगी। ये मैट्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या ये यूज़फुल होती हैं और ये क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा अभी तक कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू क्या है। किसी भी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वो कितना लार्ज है। उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्या वो लार्ज कैप है, क्या वो स्मॉल कैप है, या फिर वो मिड कैप है। लार्ज कैप मार्केट, जो लार्ज मार्केट कैप होता है वो जर्नली कंसिडर किया जाता है जब वो एक कंपनी 1.5 से 2 लाख करोड़ से भी ऊपर चली जाती है ना, तो उसे हम जर्नली कंसिडर करते हैं एक लार्ज कैप कंपनी। जब वो एक मिड कैप में होती है तो वो 80 से 90 हज़ार करोड़ 1 लाख करोड़ के करीब की होती है। और एक स्मॉल कैप कंपनी का मतलब होता है जब उसका मार्केट कैप 10 से 15 हज़ार करोड़ है। अब ये मार्केट कैप है क्या? मार्केट कैप आपके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है कंपनी के अंदर, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस से, जो भी करंट शेयर प्राइस चल रहा है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उन जब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक मार्केट वैल्यू निकल के आती है कि इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू करंट में ऐसी चल रही है। इसके स्टॉक प्राइस के मुकाबले, इसके शेयर्स के मुकाबले मार्केट कैप इतना चल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू इतनी चल रही है। अल्टीमेटली ये कंपनी का साइज बताता है और कंपनी की वैल्यू बताता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमने बता दिया, करंट स्टॉक प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपको मिल जाता है मार्केट कैप। अब जो कि हमने मार्केट कैप को यहाँ पे रखा हुआ है 2,75,000, तो 275K मीन्स है 2,75,000 मिलियंस। ये सारा डेटा हमारा मिलियंस में है, कुछ चीज़ें हमारी करोड़ में होंगी, बट मेक श्योर कि हमारा मैक्सिमम डेटा मिलियंस में। अभी के लिए जस्ट आपको यही समझना है कि मार्केट वैल्यू कितनी होती है किसी भी कंपनी की, तो वो आपको मिलता है स्टॉक प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के थ्रू। तो अगर हम देखें तो 2017 में इसका मार्केट कैप था 24,000 मिलियंस, एंड राइट नाउ द मार्केट कैप इज 2,75,000 मिलियंस, मीन्स 2,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिलियंस को जब हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं, 2,75,000 मिलियंस को, तो जब हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक डेसिमल आगे आते हैं, ठीक है। तो अगर 2,75,000 मिलियंस है, इसका मतलब है 2,75,000 करोड़, राइट। मिलियंस मीन्स अगर हम एक डेसिमल आगे आते हैं तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2,75,000 करोड़, राइट। 2,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका करंट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस भी इनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया और अब इंक्रीज हो रहा है। तो 2023 का एक कंसर्निंग पॉइंट है इस कंपनी का। हमारा जो जर्नली ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि शेयर प्राइस और मार्केट कैप और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो रेशो है, स्ट्रक्चर है, वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्राफ, जो ये हमारा राउंडेड लाइन है, ये काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 2023 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2022 के बाद ये बहुत बड़ा डिक्लाइन आया कंपनी में। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मार्केट डिमांड, शेयर प्राइस का डिक्लाइन होना, या फिर कोई भी एक ऐसी सिनेरियो बन जाता है मार्केट में जो कि इस कंपनी की हो सकता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो उस साल। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ना हो, बिजनेस में स्टेबिलिटी कम हो, ये बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं इस पॉइंट में। तो हमारे लिए एक कंसर्निंग पॉइंट है।
और अभी के लिए अगर हम देखें तो विप्रो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिकॉज बहुत पुरानी कंपनी है, बट रिसेंट के जो कुछ डेटाज हैं लास्ट 9-10 ईयर्स के, वो यही बताते हैं कि थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है इस कंपनी में, मतलब डिक्लाइन के टुवर्ड्स ज़्यादा जा रही है कंपनी एज कम्पेयर टू, ऑल्दो इट्स अ बिग कंपनी, नो डाउट इट्स अ बिग कंपनी, बट फिर भी इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े से कंसर्निंग वाले हैं अभी के लिए। आपका जब सबसे पहला पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप देखें तो 2017 से लेके 2025 तक काफ़ी अच्छा मार्केट कैप हो गया, बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसके इंडस्ट्री कंपैरिजन में देखें जैसे कि TCS, HCL, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, बट उनका इतना फ्लक्चुएशंस नहीं है। TCS का जब आप फाइनेंशियल देखेंगे और आप जब इसका देखेंगे तो दोनों में कंपैरिजन करके देखिएगा कि इसका कंसर्निंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, इसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू TCS। ओके, एंड बोथ द कंपनीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम यू नो लाइक बहुत साल से ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक 20-25 से भी ज़्यादा ही हो गया इन्हें, 50 ईयर्स प्लस हो गया इन कंपनीज को जो ये मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड आता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 24 से 25 के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो गया है, 2,75,000 करोड़ हो गया, जो कि 1,25,000 करोड़ था। उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को स्प्लिट किया था, 1:2 के रेशियो में स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से 523 और ये 1047 जो है, ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स करोड़ में है। जो ये टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का नंबर है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, ये जो ब्लू बार है हमारे ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, और ये है हमारा शेयर प्राइस। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का जो शेयर जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि कंपनी ने 1:2 2025 में कंपनी ने 1:2 में स्प्लिट किया था शेयर्स को, तो इसीलिए उसके जो शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, राइट। ऑल्दो देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट कि यू नो कंपनी का जब शेयर स्प्लिट होता है ना, तो उसका जो स्टॉक प्राइस होता है वो भी स्प्लिट हो जाता है। ऑल्दो उसके जो 1:2 में आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ गए, लेकिन उसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो कंपनी ने 1:2 में स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से 523 1047 हो गया शेयर्स, मतलब 1047 करोड़, राइट, वो 1000 करोड़ शेयर्स हो गए हैं कंपनी के मार्केट में, और इसका करंट स्टॉक प्राइस 263 चल रहा है। तो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो रिड्यूस रहे, मार्केट में इतने ज़्यादा डाइल्यूट ना हो, उनका डाइल्यूशन जो है वो कंट्रोल रहे, बिकॉज शेयर होल्डर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अभी हम आगे वो भी पॉइंट पढ़ेंगे कि कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कितना प्रमोटर्स के पास है और कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके पास, अदर्स के पास, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, या फिर गवर्नमेंट, इनके पास कितना है और प्रमोटर्स के पास कितना है। तो हम ये भी पॉइंट देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स में जो इंक्रीज आ रहा है वो ये ही आ रहा है कि कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया था 1:2 में 2025 में, तो इसीलिए उसके आउटस्टैंडिंग शेयर ज़्यादा है और मार्केट कैप भी उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो ये आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हम लोग जनरली ये कंसिडर करते हैं कि वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी का मार्केट में वैल्यू कितना है। अगर हम उसके शेयर प्राइस की कंपैरिजन करें तो कंपनी की अर्निंग्स से कितना कंपैरिजन आ रहा है और कंपनी की बुक वैल्यू से कितना कंपैरिजन आ रहा है। इसका मतलब है पी रेशो और पीबी रेशो, अगर आपने कभी टर्म सुनी हो और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि पी रेशो का मतलब होता है बेसिकली पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो का बेसिक मीनिंग होता है कि आपकी अर्निंग्स पे इन्वेस्टर्स कितना विलिंग है टू पे, राइट। इट मीन्स कि अगर आपका स्टॉक प्राइस है 200 रुपीज़ और आपका अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़, तो आपका पी रेशो हो जाएगा 10, मतलब 200 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 10। तो मार्केट प्राइस को जब हम अर्निंग पर शेयर से कंपैरिजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें करंट स्टॉक प्राइस मिलता, पी रेशो मिलता है। तो इसका मतलब है कि कितना इन्वेस्टर्स हैं विलिंग टू पे। अगर कंपनी 1 रुपये कमाती है तो इन्वेस्टर्स 10 रुपये देने को तैयार हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब कितना है कि अगर कंपनी 20 रुपये कमा रही है तो इन्वेस्टर्स 200 रुपये देने को तैयार है उस अर्निंग्स पे। ये होता है पी रेशो।
हमने अभी क्या बात करी थी कि कंपनी का स्टॉक प्राइस है 200 रुपये, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपये है, तो कंपनी कमा रही है 20 रुपये, लेकिन इन्वेस्टर्स 200 रुपये देने को तैयार है, तो उसकी अर्निंग्स पे कितना विलिंग है टू पे, वो बताता है पी रेशो। अगर आप देखें तो 2017 में 5.5 था और आज हो गया 10.5, मतलब इन्वेस्टर्स ज़्यादा है विलिंग टू पे एज कंपेयर टू देयर अर्निंग्स। कंपनी के स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी कमा 20 रुपये रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स कितना देना चाहते हैं, 263 रुपीज़, राइट। 26 पॉइंट समथिंग अर्निंग पर शेयर आता है इसका, राइट। अब हम देखते हैं इसकी पीबी रेशो इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशो का मतलब क्या होता है, जब हम मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पीबी रेशो। पीबी रेशो ये बताता है कि आपके एसेट्स कितना इन्वेस्टर्स को जनरेट करवा पा रहे हैं रिटर्न्स, आपके एसेट्स की वैल्यू पे कितना इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं, आपके एसेट्स की वैल्यू पे कितना इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं, मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपको मिलता है बुक वैल्यू पर शेयर। और जब आप उस बुक वैल्यू पर शेयर को शेयर प्राइस से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाता है पीबी रेशो। आई रिपीट, जब आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी हो तो आपको टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो आएगा नेट अमाउंट, उसको आप टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको मिल जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर। या फिर आप कंपनी की टोटल इक्विटी को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से भी डिवाइड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। देन आपको क्या करना है, कंपनी के शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर कर दोगे, कंपनी के शेयर प्राइस को कंपनी की बुक वैल्यू से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा पीबी रेशो, कि आपकी बुक वैल्यू पे कितना इन्वेस्टर्स है विलिंग टू पे। ओके, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि इंडस्ट्री कहती है कि 29.66 होना चाहिए और इसका पी रेशो बहुत कम है, 10.5 चल रहा है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर हम पीबी रेशो से भी कंपेयर करें तो इसका पीबी रेशो होना चाहिए 5.6 और 3.3 चल रहा है, तो ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड चल रहा है। कंपनी का जो दोनों रेशोज हैं ये अंडर वैल्यूएशन में चल रही है, कि इसका जो स्टॉक प्राइस जितना होना चाहिए इन्वेस्टर्स उतना नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज इस कंपनी पे थोड़ा सा अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उसकी स्टेबिलिटी पे उन्हें डाउट है, इसलिए ऐसा पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स विलिंग टू पे नहीं है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आप इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। रिसेंट में 2025 में 10.5 चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के 3 टाइम से भी नीचे है, कि इंडस्ट्री 3 टाइम्स पे चल रही है और ये 1 टाइम पे चल रहा है, राइट। 29 मतलब होता है 30 पी रेशो होना चाहिए और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी चल रही है 10.5 पे, तो काफ़ी वैल्यूएशन मैट्रिक्स में कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है कि भाई कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड क्यों चल रही है, और हर साल अंडर वैल्यूड ही चल रही है कंपनी। पीबी रेशो नियर है लेकिन अभी भी कम है, तो कंसर्निंग पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विडिटी टेस्ट। लिक्विडिटी टेस्ट में हम बेसिकली 3 रेशोज यूज़ करते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो एंड कैश रेशो। तो करंट रेशो बेसिकली आपको बताती है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, उसको जब हम करंट लाइबिलिटीज से कंपेयर करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें कितना टाइम्स मिलता है, जिससे हमें पता चले कि कंपनी की एबिलिटी, कंपनी की कैपेसिटी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस को मीट करने के लिए है। इसका मतलब है, मान लेते हैं मेरा जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो 1 रुपीज़ का है, कि मुझे आने वाले टाइम में 1 रुपीज़ देना है और मेरी जेब में पड़ा है 0 रुपीज़, तो मेरे ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, फाइनेंशियल बर्डन आ गया, मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है टू रीपे, तो मेरे लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो बन गया ना। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा मेरी जेब में है 5 रुपये और मुझे देने सिर्फ 1 रुपये, तो मेरे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा। जनरली यही पॉइंट होता है। अगर मान लेते हैं मैं एज अ इंडिविजुअल ये कहता हूँ कि मेरे पास, मेरी जेब में है 5 रुपये और मैंने किसी से 1 रुपये बोरो किए थे, तो मैं आराम से उसको दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी जेब में कुछ है ही नहीं और मुझे देने हैं 5 रुपये, मेरी जेब में कुछ है नहीं और मुझे देने 5 रुपये, तो मुझे कंसर्निंग पॉइंट तो आएगा ना। तो इसीलिए लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होती है, कि क्या कंपनी की इतनी कैपेसिटी है
कि अपने वो शॉर्ट टर्म के डेट को मीट कर पाए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को मीट कर पाए, और हम इसे कंपेयर करते हैं उसकी करंट लायबिलिटीज से। सबसे पहली चीज़ आती है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है कंपनी के करंट एसेट्स को जब हम कंपनी की करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है करंट रेशो। एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स किसी भी कंपनी का करंट रेशो 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये कंपनी का 1.9 से ज़्यादा ही है, 2.72 चल रहा है। इसका मतलब है कंपनी लिक्विडिटी परफॉर्म अच्छे से कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 2017 से 19 तक इंक्रीज हुई थी, फिर एकदम से डिक्रीज होते होते 22 तक डिक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी। इसका मतलब है कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म डेट को काफ़ी अच्छे से मीट कर पा रही है, उसके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, और वो काफ़ी अच्छे से अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस को मीट कर पा रहे हैं। अगर हम देखें क्विक रेशो, तो क्विक रेशो का बार बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। जर्नली क्विक रेशो बेसिकली होती है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्विक रेशो का मतलब होता है जब हम क्विक एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से तो हमें मिलती है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो और करंट रेशो में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब हम करंट रेशो को कंसिडर करते हैं तो उनके जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें हम इन्वेंट्रीज इंक्लूड करते हैं। जब भी हमें कंपनी की करंट रेशो निकालनी होती है तो हम इन्वेंट्रीज को यूज करते हैं, लेकिन जब हमें क्विक रेशो निकालनी होती है तो कंपनी की जो इन्वेंट्रीज होती हैं हम उसको निकाल देते हैं। अब ये इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। आपकी जो कंपनी है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके पास ऐसा इन्वेंट्री पड़ा होता है। अब ये है एक आईटी सर्विस कंपनी, तो इसमें इन्वेंट्रीज का इतना यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ये तो सर्विस बेस्ड कंपनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट तो इसकी होती नहीं है, प्रोडक्ट्स तो ये बनाती नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो इसके पास इन्वेंट्रीज होगी नहीं, और होगी तो बहुत कम होगी। इसीलिए कंपनी में जब हम क्विक रेशो निकालते हैं तो कंपनी में क्विक रेशो निकालते टाइम हम इन्वेंट्रीज रिड्यूस कर देते हैं। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि करंट रेशो का ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरी एक साल के अंदर लिक्विडिटी कितनी है। मतलब मैं आज फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल में बैठा हूँ और 31 मार्च तक मेरी लिक्विडिटी कितनी है ये मैं देखता हूँ। लेकिन जो क्विक रेशो होती है वो आपको इमीडिएट बेसिस पे दिखाती है कि आपकी इमीडिएट लिक्विडिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हो। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप 3 महीने या 6 महीने में अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो गई तो आप पे कर सकते हो? ये आपको बताता है क्विक रेशो। अब इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करने का लॉजिक ये है, इन्वेंट्रीज का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर हम एक दुकानदार को समझते हैं, एक दुकानदार सामान लेकर आता है और वो जब बेचता है मार्केट में तो वो टाइम लगाता है, राइट? आज मैं अगर अपनी दुकान में 50,000 का माल लाया हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन ही बिक जाएगा। उसको कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, उसको कम से कम 3 महीने भी लग सकते हैं, उसको कम से कम 1 साल भी लग सकता है। तो क्विक रेशो में हम लोग इमीडिएट लिक्विडिटी बताते हैं कि 2 महीने 1 महीने के अंदर बिजनेस के पास कितनी लिक्विडिटी है। इसीलिए हम इन्वेंट्रीज को रिड्यूस कर देते हैं। इन्वेंट्रीज जैसी रिड्यूस हो जाती है तो हमारे पास वो क्विक एसेट्स आ जाते हैं, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम जल्दी से जल्दी बेच सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम उसे रिडीम कर सकते हैं। तो क्विक रेशो और करंट रेशो का आपने डिफरेंस समझ लिया। अब विप्रो में क्विक रेशो और करंट रेशो दोनों सिमिलर इसलिए हैं, थोड़ा सा गैप इसलिए आ रहा है बिकॉज वहाँ पे छोटी मोटी इन्वेंट्रीज थी जो कि 5,000 समथिंग की होगी, बहुत ही कम होगी, जो कि इतना गैप नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए कंपनी की लिक्विडिटी 2.72 करंट रेशो में भी है और क्विक रेशो में भी है। और अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कंपनी की क्विक रेशो 1.5 से अबव होनी चाहिए, जो कि ये है। तो कंपनी अच्छे से लिक्विडिटी परफॉर्म कर पा रही है। तीसरा पॉइंट आता है कैश रेशो। कैश रेशो का मतलब होता है कि आपका कैश कितना एबल है टू मीट योर करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम कैश की बात करें, जर्नली आपको लायबिलिटीज किस में रीपे करनी है? कैश में। अगर आपकी कैश की इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी लायबिलिटीज को मीट कर सकता है तो वो काफ़ी एफिशिएंट आपकी बिजनेस में बना देता है, क्योंकि कैश आपकी लिक्विडिटी का सबसे पहला सोर्स होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो कैश है वो काफ़ी अच्छा रहा। 2021 तक 0.74 तक चला गया, लेकिन 2025 में इसका कैश बहुत रिड्यूस हो गया, लेकिन स्टिल 0.5 अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो 0.5 होता है। तो 0.43 पे चल रहा है, जो कि अच्छा है। पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव हो गया, पिछले 2-3 साल से काफ़ी इम्प्रूव हो गया।
ऑल्दो 2021 से डिक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले साल से काफ़ी अच्छा हो गया। और लिक्विडिटी वाइज वैसे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इस कंपनी पे बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें TCS की, तो TCS में लिक्विडिटी इश्यूज थे, पिछले कई सालों से वो डिक्रीज करते आ रहे हैं, इसका मतलब है उनकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे इसने 2022 के बाद काफ़ी अच्छा कमबैक करा है, 2.72 तक चला गया, मतलब इसके एसेट्स बहुत कैपेबल हो गए हैं, करंट एसेट्स, टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें तो इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये बताया जाता है कि इंटरनल फंडिंग्स और बोरविंग्स, जो लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर है, और इंटरनल फंडिंग्स, अगर उसका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा ना, तो कंपनी स्टेबिलिटी मानी जाती है, कंपनी में ग्रोथ मानी जाती है, कंपनी का रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। अगर हम इस कंपनी में देखें, विप्रो के अंदर देखें, तो कंपनी का मैक्सिमम पैसा जो है वो एक शेयर कैपिटल के थ्रू है, मतलब इक्विटीज़ के थ्रू है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। क्योंकि किसी भी कंपनी में, अगर आप खुद समझिए, अगर मैं एज अ बिज़नेस ऑनर अपने पैसे खुद लगाता हूँ बिज़नेस में और बाहर से उठा के लगाता हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा कि मेरा खुद का लगाया हुआ पैसा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप बाहर से पैसा उठाओगे तो आपको उसको रीपे भी करना है, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है। इसीलिए ये जनरली कंसिडर किया जाता है कि ये बैलेंस स्ट्रक्चर हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका खुद का पैसा इन्वेस्ट हो मार्केट में, बिजनेस में, ताकि ये आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कर सके। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने हर साल 2017 से लेके 25 तक काफ़ी अच्छा इक्विटी स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में है, फिर उसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज़, और फिर उसके बाद आती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। 2017 से लेकर 21 तक तो करंट लायबिलिटीज़ ना के बराबर थी, लेकिन 2022 के बाद करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों इंक्रीज हुई, लेकिन इक्विटी ने भी काफ़ी अच्छा रोल परफॉर्म किया हुआ है, अभी तक इतना कम नहीं हुआ है। तो ये बताता है कि कंपनी का जो इक्विटी प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़ प्रपोर्शन, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कंपनी स्टेबिलिटी मानी जाती है और उस पर फाइनेंशियल रिस्क कम है, तो इस कंपनी में भी फाइनेंशियल रिस्क अभी के लिए कम है, लिक्विडिटी वाइज भी फाइनेंशियल रिस्क कम है, और अगर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में देखें तो भी फाइनेंशियल रिस्क अभी भी कम है। नाउ अब हम इसको, जो फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात कर रहे थे ऊपर ही, हमने उसको परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर करा कि टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना परसेंटेज है। नंबर से हमें इतना जर्नली समझ नहीं आता है, नंबर से हमें ये दिख रहा है, ग्राफ से दिख रहा है कि वो ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी में 64% इक्विटी है। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कंपनी में एक हेल्दी इक्विटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है 60% से ज़्यादा होना। इसका मतलब है इंटरनल फंडिंग ज़्यादा है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कम है, यू नो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस बिजनेस में, और इंटरेस्ट पेमेंट का भी एक खर्चा जो है वो बच जाता है कंपनी का। अगर हम उससे थोड़ा सा कम आते हैं तो कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो इसके करंट एसेट्स इतने कैपेबल हैं कि इस करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर लेंगे। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेस वाइज अगर हम चेक करें तो कंपनी के ऊपर अभी तक ऐसा कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। कंपनी का ओवरऑल जो सारी चीज़ें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी, वो काफ़ी सही चल रही है। अगर आप देखें तो 64% इक्विटी में 13% आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होने के बाद भी 13% है, जो कि एक बिजनेस में ज़रूरी भी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। बॉर्विंग स्ट्रक्चर ज़्यादा भी होना चाहिए, इतना नहीं लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वो आपके बिजनेस को और हेल्प करता है टू ग्रो। लेकिन इक्विटी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है। तो अभी तक फाइनेंशियल स्ट्रेस वाइज अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी पे एज सच कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरविंग्स, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। बोरविंग्स का मतलब होता है कि आप जो पैसा मार्केट से उठाते हो वो शॉर्ट टर्म में कितना पैसा उठाते हो, कितना परसेंटेज उठाते हो, और लॉन्ग टर्म में कितना परसेंटेज उठाते हो। अगर हम टोटल बोरविंग्स की बात करें तो हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरविंग्स को जब प्लस करा तो हमें मिली लॉन्ग टोटल बोरविंग्स। अब हमने उसका कंपैरिजन किया तो ये पता चल रहा है कि कंपनी का 2017 में 85% थी लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। अगर ये जो डार्क ब्लू बार है ये है आपकी लॉन्ग टर्म बोरविंग्स 85%, और 15% थी करंट लायबिलिटीज़।
लेकिन अब जाके कंपनी का जो बोरोइंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। एक टाइम तक तो काफ़ी 91% पे चले गए थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लेकिन उसके बाद काफ़ी इम्प्रूव इन्होंने कर लिया, 60% पे आ गए हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाइज अगर हम देखें, कंपनी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। और इन टर्म्स ऑफ 14% 2017 में और अब है 40%। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ी है, लेकिन एज कम्पेयर टू लिक्विडिटी परफॉर्मेंस में हम देखें कंपनी की, तो लिक्विडिटी में करंट एसेट्स इतने कैपेबल हैं कि इस 40% बोरोइंग्स को भी संभाल सकते हैं। ये टोटल बोरोइंग्स का 40% है, लाइबिलिटीज़ का नहीं। तो कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन कंपनी ने काफ़ी इम्प्रूव करा इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग। तो अगर ओवरऑल समझें, तो कंपनी के ऊपर अभी तक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं बना है। तो ये कंपनी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रेस वाइज देखा जाए तो कंपनी अभी भी अच्छी है। कंपनी के ऊपर कोई भी डिस्ट्रेस नहीं है। कंपनी का इक्विटी फंडिंग्स जो है वो ज़्यादा है, इंटरनल फंडिंग्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो कंपनी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों में सेफ कंडीशन में प्ले कर रही है। अब हम बात करते हैं इक्विटी स्ट्रक्चर की। सिर्फ इक्विटी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका शेयर कैपिटल, आपकी रिटेन अर्निंग, आपके जर्नल रिजर्व्स, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स और बहुत सारे रिजर्व्स जिसे हम कंसिडर करते हैं अदर रिजर्व्स में। हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं 3 पॉइंट्स: शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स एंड अदर रिजर्व्स। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जब आप मार्केट में पैसा इशू करते हो, पैसा जो शेयर्स इशू करते हो, उससे कितना पैसा जनरेट करते हो, उससे कितना पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है जब आप कंपनी प्रॉफिट्स जनरेट करती है तो उसमें से कितना पैसा रिटेन कर लेती है अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और अदर रिजर्व्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व्स, जो जर्नली बिजनेस में यूज़ करते हैं फॉर इंटरनल फंडिंग्स। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में इक्विटी स्ट्रक्चर कैसा